उस दिन शाम का समय था। विक्रम अभी अभी अपने घर आया ही था कि तभी उसकी भाभी माया ने उसे आवाज दी। अरे विक्रम, आखिरकार तुम आए। पिताजी सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। बार बार तुम्हारा नाम ले रहे थे और पूछ रहे थे कि तुम कब आओगे। जल्दी जाओ उनके पास। यह सुनते ही विक्रम दौड़ता हुआ अपने पिता मोहनलाल के पास गया। मोहनलाल बिस्तर पर कराह रहे थे और उनका चेहरा दर्द से तमतमा रहा था। पिताजी, पिताजी, ये क्या हालत है आपकी? आप तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या हो गया है आपको? मुझे बताइए ना, ऐसा क्या हो गया कि आप इतने बेहाल हैं? और भैया ने, क्या सुरेश भैया ने आपको किसी वैद्य या डॉक्टर को दिखाया नहीं? या वो आपकी बीमारी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? विक्रम की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसका बड़ा भाई सुरेश वहां आ गया। सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल था। वाह भैया, वाह! बहुत अच्छे अपने बड़े भाई पर इल्जाम लगाने का। बिना कुछ जाने समझे सीधा तोप आ गए कि मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। अरे भाई, मैंने पिताजी से कई कई बार कहा है कि चलो किसी अच्छे वैद्य या अस्पताल में चलते हैं, लेकिन ये सुनते ही नहीं। हर बार मना कर देते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ। जब ये उठने का नाम ही नहीं लेते तो मैं कहां से दिखाऊं? क्या मैं जबरदस्ती उठाकर ले जाऊं उन्हें? भैया, आपको शर्म नहीं आती? आप खुद देख रहे हैं पिताजी की हालत। वो कराह रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, और आप मुझसे बहस कर रहे हैं। अगर पिताजी चलकर नहीं जा सकते तो आप तो वैद्य को बुलाकर ला ही सकते थे ना? घर पर ही दवा इलाज करवा सकते थे। आपकी जेब से क्या कुछ निकल जाता अगर आप एक बार किसी अच्छे वैद्य को घर बुला लेते? फिर मैं ही क्यों? मुझसे ही क्यों? तुम सुबह से शाम तक गांव में आवारागर्दी करते घूमते रहते हो, दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, यहाँ वहां घूमते फिरते हो, तो फिर ये काम तुम क्यों नहीं कर लेते? क्यों हर चीज की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाती है? भैया, आपको क्या लगता है कि मैं पूरा दिन मौज मस्ती करता हूँ? मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, लेकिन इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है ना? बिना जाने समझे मैं सारा दिन। चुप रहो, बहुत हो गया। मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। सुनो, मैं सारा दिन पिताजी का व्यापार संभालता हूँ, दुकान संभालता हूँ, हिसाब किताब करता हूँ, ग्राहकों से बात करता हूँ और रात को थककर लौट पोट हो जाता हूँ। मैं तुम्हारी तरह निठल्ला बनकर गांव में लाला लाला करते और बेकार घूमता नहीं रहता। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है पिताजी की तो खुद कुछ करो, मुझे टोकना मत। बात करते हो। इतना कहकर सुरेश गुस्से में वहां से चला गया। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। आवाज में उसे बुलाया। बेटा विक्रम, तुम अपने भाई की बातों का बुरा मत मानना, समझे? वो जो कुछ कहता है वो उसकी मजबूरी है, उसका गुस्सा है। लेकिन मैं तुमसे कुछ सच कहना चाहता हूँ जो मैंने तुम दोनों भाइयों से छुपा रखा था। अब समय आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। क्या पिताजी, कौन सी बात है जो आप छुपा रहे थे? मुझे बताइए, मुझे सब कुछ जानना है। बेटा, जब मैं कुछ महीनों पहले वैद्य के पास गया था तब उन्होंने मुझे अकेले में बुलाया और बताया कि मुझे एक गंभीर और लाइलाज बीमारी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया, मेरा समय अब बहुत निकट है, कुछ ही दिनों या महीनों की बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि तुम्हारा भाई सुरेश नियत का अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद वो तुम्हारे साथ अन्याय करेगा। वो ईमानदारी से संपत्ति का बंटवारा नहीं करेगा। वो तुम्हें ठगने की कोशिश करेगा, तुम्हें कमतर आंकेगा। लेकिन तुम, मेरे बेटे, तुम अपने भाग्य पर भरोसा रखना, कभी हिम्मत मत हारना। तुम्हें पता है, जब तुम पैदा हुए थे तब एक साधु ने तुम्हारा हाथ देखा था। उसने मुझसे कहा था
कि इस बच्चे के हाथों में राजयोग है। ये बच्चा एक दिन इस राज्य का राजा बनेगा। उसके माथे पर बादशाहत लिखी है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपने भाई से उलझना मत, समझे? लाल चुप हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। समय बीतता गया और एक दिन मोहनलाल इस संसार को छोड़कर चले गए। उनके निधन के कुछ दिनों बाद सुरेश ने विक्रम से बात करनी शुरू की। देखो विक्रम, अब हमें एक बड़ा फैसला लेना है। पिताजी अब हमारे बीच नहीं रहे। ये सच है जिसे हमें स्वीकार करना ही होगा। अब हम दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी जरूरतें हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अब संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए जल्द से जल्द, ताकि किसी को किसी से कोई शिकायत न रहे और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी सुकून से जी सकें। बंटवारा? अरे कैसा बंटवारा भैया? मैं तो सोच रहा था कि जब पिताजी हमारे साथ थे तब हम दोनों एक ही परिवार में रहते थे, एक ही रसोई का खाना खाते थे, एक ही छत के नीचे सोते थे। क्या अब हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? क्या हम साथ में नहीं रह सकते भैया? मैं तो चाहता हूं कि हम भाईचारे के साथ एक ही घर में रहें, एक दूसरे का साथ दें, जैसे पिताजी चाहते थे। विक्रम की बात सुनकर माया को गुस्सा आ गया और वह क्रोधित स्वर में बोली, अरे विक्रम, ये सारी बातें तुम किस्सों और कहानियों की किताबों में सुनने को मिलती हैं, असली जिंदगी में नहीं। तुम कितना बड़ा भोला भाला बन रहे हो। कोई भी हमेशा साथ में नहीं रहता। भाई भाई अलग होते हैं, परिवार बिखरते हैं। ये दुनिया का नियम है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीवन भर मेरे और सुरेश के साथ रहोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। विक्रम गहरी सोच में डूब गया। उसके मन में पिता की आखिरी बातें घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने सिर उठाया और सुरेश से कहा, ठीक है भैया, अगर आपको यही ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इस बंटवारे के लिए राजी हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। संपत्ति का यह बंटवारा गांव के मुखिया जी की मौजूदगी में होगा। वो एक बुजुर्ग हैं, समझदार हैं और सबका भला चाहते हैं। उनकी निगरानी में जो भी फैसला होगा, मैं उसे बिना किसी शिकायत के स्वीकार करूंगा। हाँ ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा हक नहीं मारूंगा, समझे? मैं कोई लालची इंसान नहीं हूं। तुम जो चाहो करो। मुखिया बुला लो, पंचायत बुला लो, पूरे गांव को बुला लो, राजा महाराज को बुला लो, मुझे कोई डर नहीं है। कुछ देर बाद विक्रम गांव के मुखिया को अपने घर ले आया। हाँ तो भैया, अब आप मुखिया जी के सामने संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। मैंने अपनी बात रख दी है कि जो भी फैसला मुखिया जी की देखरेख में होगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मुखिया जी, आप बस ध्यान रखिएगा कि कोई अन्याय न हो और जो पिताजी की कमाई है वह दोनों भाइयों को बराबरी से मिले। तो अब तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, खासकर तुम विक्रम। मैं यहाँ कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, बस सच कह रहा हूँ। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। धूप छांव में काम किया। मैं व्यापार संभालता था, हिसाब किताब करता था, मेहमानों से बात करता था। यानी पिताजी की पूरी जिंदगी की कमाई में मेरा पूरा योगदान है। लेकिन तुम विक्रम, तुमने तो कोई कामकाज किया नहीं। न खेतों में गए, न दुकान पर बैठे, न कभी पिताजी का हाथ बटाया। तुम तो बस इधर उधर आवारागर्दी करते फिरते रहते थे, दोस्तों के साथ बैठे रहते थे, गांव भर में घूमते थे। तो फिर आज तुम मुझसे बराबरी का हक कैसे मांग सकते हो? इसीलिए मेरे विचार से पिताजी के 2 उपजाऊ खेत मेरे हुए, क्योंकि मैंने ही उन पर मेहनत की है। पिताजी के गोदाम का जो अनाज का भंडार है वह भी मेरा हुआ, क्योंकि मैंने ही वह अनाज बेचना खरीदना सीखा है। और जो बैल पिताजी के पास थे वे भी मेरे हुए, क्योंकि मैं ही उन्हें खेतों में हाँकता था। यह मेरा पूरा हक है और मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। यह सुनकर विक्रम चौंक गया। उसकी आंखें फैल गईं। क्या भैया, आप क्या कह रहे हैं?
क्या क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब जब सब कुछ, खेत, गोदाम, अनाज, बैल, सब कुछ आप ही का हो जाएगा तो फिर मेरे हिस्से में क्या बचेगा? मैं क्या लेकर रहूंगा? मैं किस चीज का मालिक कहलाऊंगा? पिताजी ने हम दोनों को एक बराबर पाला पोसा है, तो फिर आज यह असमानता क्यों? मुझे तो लगता था कि आप मुझे मेरा हक देंगे, लेकिन आप तो... अरे मेरे भाई, इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं तुम्हारा हक तो मारूंगा नहीं। मैं कोई लुटेरा नहीं हूं जो तुम्हें नंगा करके भेज दूं। देखो, गांव की सीमा पर जो पिताजी की जमीन है वह पूरी की पूरी तुम्हारी हो गई। तुम उस पर मालिक हो। और देखो, तुम तो कभी किसी काम में हाथ नहीं डालते थे, तो फिर तुम इन चीजों का क्या करोगे? समझदारी की बात करो भाई। तुम इन उपजाऊ खेतों में बैल कैसे हाँकोगे? तुम अनाज का लेन देन कैसे करोगे? इसलिए मैंने सोचा तुम गांव की सीमा वाली जमीन के मालिक बन जाओ। वह तुम्हारी है, खुश हो जाओ। है ना बड़ी उदारता? यह सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप उठी। क्या मिलेगा मुझे भैया? बताओ तो सही, मुझे क्या मिलेगा? वो बंजर जमीन जिस पर कुछ नहीं उगता, या वह टूटी फूटी झोपड़ी जिसकी छत में इतने छेद हैं कि बारिश में पूरा घर तालाब बन जाता है, और धूप में तो लगता है जैसे घर के अंदर ही आग जल रही हो। चारों तरफ से धूप, पानी, हवा, ठंड, सब कुछ अंदर आता है। मैं उस झोपड़ी में कैसे रह सकता हूँ भैया? क्या मुझे वहां जानवरों की तरह रहना होगा? क्या पिताजी ने आपको यही सिखाया था कि छोटे भाई को बेघर कर दो? क्या आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? अरे क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, तुम अकेले हो, तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हें तो एक कोना भी काफी है सोने के लिए। तुम तो चाहो तो खेत में भी सो सकते हो, पेड़ के नीचे भी सो सकते हो, या उस बंजर जमीन पर चटाई बिछाकर लेट सकते हो। इसमें फिर बोला, और हाँ विक्रम, एक और बात, इस झोपड़ी के ठीक नजदीक एक कुआं है। वह भी पिताजी की संपत्ति ही थी, तो मैंने सोचा उसे भी मैं तुम्हें ही दे दूं। बहुत फायदा होगा भाई। पानी का बिल्कुल भी खर्च नहीं। पीने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए सारा पानी वहां से ले लेना। बिल्कुल फ्री और ताजा पानी। और हाँ, एक और अनमोल उपहार। कुछ महीने पहले पिताजी को जंगल में एक भटकता हुआ बूढ़ा गधा मिल गया था। बेचारा बहुत कमजोर था, कोई उसे नहीं चाहता था। पिताजी हर किसी पर दया करते थे, तो वे उसे ले आए और यहाँ रखा। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? मेरे पास तो बहुत काम है, तो मैंने सोचा अपना दिल बड़ा करके वह बूढ़ा गधा मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ। कम से कम तुम्हारा कोई साथी तो रहेगा, खूब मजा आएगा। तो देखो विक्रम, एक बंजर जमीन, एक टूटी झोपड़ी, एक सूखा कुआं और एक बूढ़ा गधा, ये तुम्हारा हिस्सा है। अब तुम इन सारी चीजों को लेकर बहुत सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन जियो, है ना? क्या कमी है तुम्हें? कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत बढ़िया, बराबर बंटवारा हो गया। मेरी तरफ से कुछ चीजें और तुम्हारी तरफ से कुछ चीजें, बिल्कुल बराबर। यह सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से बोला, अरे यह तो सरासर जुल्म है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती सुरेश? सारी उपजाऊ, काम आने वाली संपत्ति तुम अपने पास रख रहे हो, और अपने छोटे भाई को, जो तुम्हारा अपना खून है, उसे बंजर जमीन, टूटी झोपड़ी, सूखा कुआं और एक बूढ़ा बेकार गधा दे रहे हो। ये कैसा बंटवारा है? यह तो खुला अन्याय है। तुम इस गांव के सबसे बड़े लालची व्यक्ति निकले सुरेश। क्या पिताजी ने तुम्हें यही सिखाया था? देखो मुखिया जी, आप बहुत सीधे साधे इंसान लगते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात साफ करनी है। विक्रम ने आपको बुलाया, विक्रम के कहने पर आए हैं। इसीलिए आपको मेरे पारिवारिक मामलों और मेरी संपत्ति के फैसले में दखल देने का कोई नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं है। मैं जो कर रहा हूं वह मेरी मर्जी है और मेरा हक है। आप सलाह दे सकते हैं, लेकिन हुक्म नहीं। मेरी बात साफ है, समझ गए? ठीक है, बहुत अच्छा। अगर मेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है तो मैं यहाँ खड़ा क्यों हूँ? मैं जीवन भर इस गांव की सेवा करता आया हूँ, कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन जब मेरी बात नहीं मानी जाती, जब अन्याय हो रहा हो और कोई सुनना नहीं चाहता, तो मेरा यहाँ रहना व्यर्थ है। मुझे बहुत अफसोस है विक्रम बेटा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया।
लेकिन ईश्वर सब देख रहा है। जो अन्याय करता है उसे उसकी सजा मिलती ही है। मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस अन्याय का गवाह नहीं बनना चाहता। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। उसके जाते ही सुरेश मुस्कुराया और विक्रम की तरफ देखा। हम तो मुखिया को बड़ा समझदार समझते थे, लेकिन देखो वे भी कितने बुद्धिमान हैं। चुपचाप यहाँ से चले गए क्योंकि उन्हें पता है कि इस मामले में उनका कोई बस नहीं चलता। उन्होंने हार मान ली, मेरी बात मान ली, और अब तुम भी उसी तरह विक्रम समझदारी दिखाओ, उठो और जाओ अपनी। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम पर बहुत बड़ी कृपा की है, बहुत कुछ दिया है तुमको। तुम अगर समझदार हो तो इससे खुश रहो और मुझसे कभी इस बारे में बात मत करना। बहुत हो गया, अब जल्दी जाओ, मुझे काम है। जाओ जाओ जाओ, यहाँ मत बैठो। विक्रम को अपने पिता की बात याद आ गई। वह चुपचाप वहां से चला गया। विक्रम अपनी झोपड़ी में गया और उसकी मरम्मत करने लगा। कुछ देर बाद उसने उस बूढ़े गधे को अपनी झोपड़ी के बाहर बांध दिया और उसके सामने कुछ घास डाल दी। चिंता मत करो, जिस तरह से पिताजी ने तुम्हारी सेवा की थी, मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा। ये लो, खाओ घास, खाओ। इतना कहकर विक्रम अपनी झोपड़ी के अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसे बहुत प्यास लगी। तभी उसे अपने कुएं की याद आई। क्या करूं? अपने कुएं में ही पानी देखता हूँ। इतना कहकर विक्रम अपनी झोपड़ी से बाहर निकला और उस सूखे कुएं के पास गया। वह कुएं के अंदर झांकने लगा। अंधेरा था, पानी का कोई निशान नहीं दिख रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसने विक्रम को कुएं में झांकते देखा और रुक गया। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। सूखा कुआं तुमको दे दिया। काका, एक काम करता हूँ ना, कुएं के अंदर खुदाई करके देखता हूँ, शायद पानी आ ही जाए। एक बार भाग्य आजमाने में क्या जाता है। इतना कहकर विक्रम कुएं के अंदर उतर गया और खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी धातु से टकराया। लगता है इसके अंदर कुछ है। विक्रम ने खुदाई तेज कर दी और कुछ देर बाद उसे एक बहुत पुराना बक्सा नजर आया। विक्रम बक्से को निकालकर बाहर ले आया और जैसे ही उसने बक्सा खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। देखिए काका, देखिए, मुझे कुएं के अंदर यह मिला है। बेटा, बरसों पहले यह जगह व्यापारियों और काफिलों के गुजरने के लिए काम आती थी। कुछ व्यापारी डाकुओं से बचने के लिए अपना धन इस कुएं के अंदर छुपाकर चले जाते थे। उनमें से कई लोग वापस नहीं आते थे। मुझे लगता है यह बक्सा उसी जमाने का है। खैर, जो भी हो, तुम्हें फायदा हो गया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। विक्रम मुस्कुराता हुआ से बोला। पिताजी, आप बिल्कुल सही कहते थे। भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। मेरी किस्मत में यह बक्सा लिखा था और मुझे मिल गया। कुछ ही देर में सोने से भरे बक्से की खबर गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब यह खबर विक्रम के बड़े भाई सुरेश को पता चली तो वो बुरी तरह चौंक गया। सुरेश की पत्नी माया उससे बोली, देखा तुमने, आखिर तुम्हें वो सूखा कुआं अपने भाई को देने की क्या आवश्यकता थी। उसे तो मुफ्त में सोने से भरा बक्सा मिल गया। अगर तुम वो कुआं नहीं देते तो वह बक्सा हमारा होता। अरे चिंता मत करो, मैं वो बक्सा विक्रम से छीन लूंगा और कह दूंगा कि गलती से मैंने उसे सूखा कुआं दे दिया था। वो मेरी ही संपत्ति में आता है। कुछ देर बाद सुरेश सीधे विक्रम की झोपड़ी में चला गया। ए भाई विक्रम, देख छोटे, मुझे पता चला है कि तुझे सूखे कुएं के अंदर से सोने से भरा हुआ बक्सा मिला है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने भैया। तू उस बक्से को मेरे हवाले कर दे क्योंकि वो बक्सा मेरा है। क्या ये कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? आपने वो कुआं मुझे दिया था, इसीलिए उस कुएं के अंदर की वस्तु भी तो मेरी हुई ना। ए फालतू की बकवास तो कर ही मत। गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि वो कुआं तू रख ले। जल्दी से वो बक्सा मेरे हवाले कर,
वो कुआं मेरा है, समझा? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ला दे वो बक्सा। सुरेश का यह रूप देखकर विक्रम चौंक गया। लो भैया, ले लो ये बक्सा। अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस सोने से भरे हुए बक्से के लिए तुमसे झगड़ा करूंगा तो तुम बिल्कुल गलत हो भैया, क्योंकि मेरी रगों में पिताजी की दी हुई शिक्षा दौड़ रही है। बचपन से लेकर आज तक पिताजी ने मुझे यही सिखाया था कि बेटा, बड़ा भाई जो होता है ना, वो पिता के समान होता है और पिता से कभी झगड़ा नहीं किया जाता। ये बात अलग है कि तुम मुझे अपना छोटा भाई नहीं समझते। लो भैया, ले जाओ, पूरा बक्सा ले जाओ, लो। विक्रम की बात का सुरेश पर कोई असर नहीं हुआ। अच्छा हाँ, और कान खोल के सुन ले, अब से तू उस कुएं की तरफ नजर मत डालना। बताया ना, वो कुआं मेरा है, ठीक है? इतना कहकर सुरेश वहां से चला गया। सुरेश सोने से भरा बक्सा डाल लूंगा। अगले दिन सुरेश कुछ मजदूरों को लेकर सूखे कुएं पर गया और कुएं की खुदाई करवाने लगा। लेकिन काफी खुदाई होने के बाद भी कुएं से कुछ नहीं निकला। सुरेश क्रोधित होकर अपने घर वापस आ गया। इधर दूसरी ओर विक्रम अपनी झोपड़ी में बैठा था कि तभी तेज बारिश होने लगी। बारिश बहुत तेज हो गई। विक्रम बाहर बारिश को देखने लगा। उसकी झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपकने लगा। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई। तभी विक्रम की नजर झोपड़ी की एक दीवार पर पड़ी जो टूट चुकी थी। अरे बाप रे, अगर इसकी मरम्मत नहीं की गई तो ये झोपड़ी गिर जाएगी। मुझे इस दीवार को थोड़ा और तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं इसकी मरम्मत कर सकूं। विक्रम दीवार को थोड़ा और तोड़ने लगा। तभी उसका हाथ दीवार के अंदर किसी ठोस वस्तु से टकराया। इसके अंदर क्या है? विक्रम ने उस ठोस वस्तु को बाहर निकाला। वो एक पीतल का मटका था। जैसे ही विक्रम ने मटके के अंदर झांका, उसमें कुछ चांदी और सोने के गहने और एक छोटी ठोस सोने की मूर्ति रखी हुई थी। यह देखकर विक्रम चौंक गया। विक्रम तुरंत वो पीतल का मटका लेकर पड़ोस की सरला मौसी के घर पहुंचा। सरला मौसी, ये मुझे झोपड़ी की दीवार के अंदर मिला। आखिर इसे कौन छुपा सकता है? पुराने समय में इस गांव में डाकुओं का बड़ा आतंक था। कहते हैं उस समय कुछ लोग अपनी जमा पूंजी झोपड़ी की दीवारों के अंदर छुपा दिया करते थे। यह उसी समय का मटका लगता है। उस समय पीतल के मटके इस्तेमाल हुआ करते थे। विक्रम मटका लेकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गया। विक्रम नहीं जानता था कि दूर से श्याम नाम का एक व्यक्ति। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहुंचा। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है सुरेश भैया, पीतल के मटके के अंदर सोने के सिक्के थे, एक सोने की मूर्ति भी थी और कुछ गहने भी रखे हुए थे। पूरा मालामाल हो गया आपका छोटा भाई। अगर मुझे पहले पता होता कि झोपड़ी के अंदर ऐसा कुछ होगा तो मैं विक्रम को वो झोपड़ी देता ही नहीं। लेकिन अब तो मैं चाहकर भी उसे छीन नहीं सकता। क्या कहूँगा? छीन नहीं सकते तो क्या हुआ, चोरी तो कर ही सकते हो। ये तुमने ठीक कहा। ठीक है, आज रात में विक्रम की झोपड़ी से वो पीतल का मटका चुरा कर ले आऊंगा। शाम के समय सुरेश चुपके से विक्रम की झोपड़ी में घुस गया। विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। सुरेश पीतल का मटका चुराकर अपने घर ले गया। सुरेश ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। सुबह जब विक्रम देखेगा तब उसका चेहरा देखने लायक होगा। सुबह जब विक्रम उठा तो उसने देखा कि पीतल का मटका गायब था। है? सुबह तो मैंने पीतल का मटका यहीं रखा था। कहाँ चला गया? कहाँ है? विक्रम अपनी झोपड़ी में मटके को ढूंढने लगा। तभी गांव का मुखिया वहां आया। अरे विक्रम, ओ भाई, क्या ढूंढ रहे हो तुम? विक्रम ने सारी घटना मुखिया को बता दी। कल रात, अरे भाई, कल रात तो मैंने तुम्हारे बड़े भाई सुरेश को झोपड़ी के आसपास घूमते हुए देखा था। समझ गया। इसका मतलब कि भैया को पीतल के मटके के बारे में भी पता लग गया होगा और वह मटका चुरा ले गया है। अरे चुरा ले गया? जाकर मटका छीन लो उससे।
आखिर वो तुम्हारा भाई है कि दुश्मन है? वो तुम्हारा मुझे पिताजी के शब्द याद हैं। उन्होंने कहा था, अपने भाई से मत उलझना, अपने भाग्य पर भरोसा करना। मुखिया चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद विक्रम अपनी बंजर जमीन पर गया और जमीन को खोदने लगा। कुछ देर बाद गांव का एक व्यक्ति वहां आया। अरे ओ विक्रम, अरे भैया रुको तो सही, ये बंजर जमीन है, इसमें कभी अनाज नहीं उगता, ये तो पूरे गांव को पता है। बीज डालो तो पत्थर उगते हैं, पानी डालो तो कीचड़ बनता है। तुम बेवजह काहे इतनी मेहनत कर रहे हो? सारा दिन पसीना बहाओगे पर कुछ हाथ नहीं लगेगा। मेरी बात मानो, ये जमीन तुम्हें कभी फल नहीं देगी। अरे दादा भैरों, कोशिश करने में क्या जाता है? भाग्य ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है। घर नहीं, संपत्ति नहीं, बस ये बंजर जमीन बची है। जीवन गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर बीज से फूल निकल सकता है तो क्या पता इस बंजर जमीन से भी कुछ निकल आए। मेहनत करने वाले का हाथ कभी खाली नहीं जाता, यही तो पिताजी ने सिखाया था। इतना कहकर विक्रम दोबारा जमीन खोदने लगा। तभी उसका फावड़ा किसी भारी वस्तु से टकराया। ये जमीन के अंदर क्या है? विक्रम उस वस्तु को निकालने लगा और उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा पुराने समय का बक्सा था। जैसे ही विक्रम ने बक्सा खोला, वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। विक्रम, कोष लगता है, आज तक इस बंजर जमीन को कोई नहीं देखता था और तुम्हें आज इसका राजा बना दिया। हाँ, इतना सारा खजाना मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर मैं जीवन भर काम ना करूं, तब भी राजकुमारों जैसा जीवन जी सकता हूं। पर ये क्या कमाल है। पिताजी हमेशा कहते थे कि भाग्य उन्हें मिलता है जो हार नहीं मानते। आज वो बात सच लग रही है। वाह, अरे वाह, ये दिन तो मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। इतना कहकर विक्रम बक्सा उठाकर अपनी झोपड़ी की ओर चल दिया। गांव का वह व्यक्ति तुरंत दौड़ता हुआ सुरेश के पास पहुंचा। आखिर यह हो क्या रहा है? तुमने अपने छोटे भाई को कुछ नहीं दिया, ना घर, ना जमीन, ना ही कोई सम्मान। फिर भी उसे हर अनमोल वस्तु मिल जा रही है। कुएं में बक्सा, दीवार में मटका और अब बंजर खेत में सोने का खजाना। देखो हमारा किस्मत कैसे उसकी तरफ मुड़ रहा है और हम यहाँ बैठे बैठे देखते रहे। आखिर तुमने बंजर खेत भी उसे क्यों दिया? वो जमीन बंजर थी, पर उसके नीचे खजाना था। ये तो तुम्हें भी पता होना चाहिए था। तुमने अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा किया तो क्या दिमाग से बंटवारा नहीं किया? बस बहुत हो गया। अब मैं विक्रम से सब कुछ छीन लूंगा। हर आखिरी चीज वो जहां हाथ रखता है वहां खजाना मिल जाता है। ऐसा लगता है मानो पूरी धरती उसके लिए खुल गई हो। झोपड़ी, कुआं, बंजर खेत सब उससे छीन लूंगा। मेरा है, उस बदकिस्मत का नहीं। सुरेश तुरंत विक्रम की झोपड़ी में पहुंचा। ए भाई विक्रम, रुक जा। मैंने सुना है तुझे बंजर खेत से सोने का बक्सा मिला है। लगता है तेरी किस्मत फिर से खुल गई। लेकिन याद रख, ये सब मेरा है, मेरा। लाओ वो बक्सा मेरे हवाले कर दो, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि जीवन भर पछताता रहेगा। समझा तूने? है? ये क्या कह रहे हैं आप भैया? क्या मैंने सच में सुना? भैया, वो बक्सा मेरा है क्योंकि बंजर जमीन आपने मुझको अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के दी थी। पिताजी के जाने के बाद जब सारी संपत्ति बटी, तब आपने ये बंजर जमीन मुझे इसलिए दी थी क्योंकि इसमें कुछ नहीं उगता था। अब जब इस जमीन के अंदर से खजाना निकला है, तो क्या नियम बदल गए? जमीन के अंदर जो कुछ भी होगा वो तो जमीन के मालिक का ही होता है। ये तो सारी दुनिया जानती है भैया। बहुत हो गई तेरी बकवास। तू मुझे सिखाएगा क्या? सुन ले, वो जमीन मैंने तुझे गलती से दे दी थी। हाँ, गलती से मेरे मुंह से निकल गया था, ले ले, और तूने तुरंत। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मुफ्त में नहीं देता। लाओ दो वो बक्सा और जल्दी करो। अरे भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो?
आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपको पिता के समान मानता हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो क्या किसी बड़े भाई को शोभा देता है? सब कुछ तुम्हारा ही है, झोपड़ी, कुआं, अब बंजर खेत भी तुम्हारा, तो फिर मेरा क्या है? मुझे बताओ भैया, मेरे पास क्या बचा है? सुरेश गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर गधे पर पड़ी। ये गधा है ना तुम्हारा? बस अब बहुत हो चुका। तू इस गधे को ले और गांव से दफा हो जा। जितनी दूर हो सके उतनी दूर निकल जा। अब से ना झोपड़ी तुम्हारी, न कुआं तुम्हारा, न बंजर खेत तुम्हारा, न यह सोने का बक्सा तुम्हारा। सब कुछ मेरा है। मैंने तुझे ये सब गलती से दे दिया था और अब मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ। बस अब चुपचाप बक्सा मेरे हाथ में दे और यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तुझे मार मार कर गांव से निकलवा दूंगा। समझा? दे बक्सा मुझे। यह सुनकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए और वह रूधे गले से बोला, लो भैया, ले जाओ, ये सोने का बक्सा ले लो कि मेरे भाग्य में इससे भी बेहतर लिखा होगा। देख लेना भैया, इससे भी बेहतर। पिताजी ने सिखाया था कि भाई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी अन्याय हो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गधा एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। यह देखकर विक्रम और सुरेश दोनों चौंक गए। हे भगवान, आप कौन हैं? ये क्या चमत्कार है? मेरा गधा राजा, मैं सपना तो नहीं देख रहा। मैं इस नगर का राजा विक्रम हूँ। मैं एक लालची राजा था जो धन को ही सब कुछ समझता था। एक दिन मैं अपनी प्रजा की एक बूढ़ी औरत की छोटी सी गलती पर उसका सारा धन छीन लिया। वो बूढ़ी औरत साध्वी थी। उसने मुझे श्राप दे दिया कि मैं गधे के रूप में बदल जाऊं। मैं गधा बन गया और जंगलों में भटकने लगा। बाद में साध्वी को मुझ पर दया आई और उन्होंने कहा कि जब तुम किसी ऐसे मनुष्य के साथ रहोगे जिसका मन प्रेम से भरा हो, जो लालच से मुक्त हो और जो अपने पिता की शिक्षा का पालन करेगा, तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। से मिला खजाना भी दे दिया, बंजर जमीन से मिला खजाना भी दे दिया, केवल अपने पिता की शिक्षा का सम्मान रखने के लिए। वाह, बहुत अच्छे। इतना कहकर राजा विक्रम क्रोधित होकर सुरेश की ओर देखने लगे। और तुम सुरेश, तुम, क्या ये तुम्हारे पिता की दी हुई संपत्ति थी? क्या यही शिक्षा दी थी तुम्हारे पिता ने? अपने पिता के जाने के बाद तुमने संपत्ति का बंटवारा किया, लेकिन किस तरह? सारी उपजाऊ जमीन, अच्छे मकान, व्यापार, सब कुछ तुमने अपने नाम कर लिया और अपने छोटे भाई को झोपड़ी, बंजर खेत और सूखा कुआं देकर धोखा दे दिया। जब भाग्य ने उसे उसके हक की चीज दी तो तुम उसे छीनने आ गए। सुन, जो कुछ भी तुम्हारे भाई को उसके भाग्य से मिला है, कुएं का चांदी का बक्सा, दीवार का पीतल का मटका, बंजर खेत का सोने का खजाना, वो सब अभी और इसी समय वापस करो। और हां, जो संपत्ति तुम्हारे पिता ने उसके हिस्से की छोड़ी थी, वो भी उसे दो, अन्यथा मैं तुम्हें कठोर से कठोर दंड दूंगा। इतना कठोर कि जीवन भर याद रखोगे। समझ गए? यह सुनकर सुरेश घबरा गया और दौड़ता हुआ घर गया और सारी चीजें, बक्सा। मेरी एक पुत्री है, चंद्रलेखा। वह मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। मैं हमेशा से चाहता था कि उसका विवाह तुम्हारे जैसे नेक, दयालु, त्यागी और सच्चे इंसान से हो। तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अपनी पुत्री चंद्रलेखा का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी बात मानोगे और मेरे साथ महल चलोगे? महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं आपका आशीर्वाद और विश्वास पाकर धन्य हो गया। लेकिन महाराज, पहले मुझे एक काम करने दीजिए। मैं गांव के सरपंच जी को बुलाकर लाता हूँ। विक्रम दौड़ता हुआ गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें ले आया। सरपंच जी, जो भी खजाना भाग्य ने मुझे दिया था, यह पूरा का पूरा बक्सा मैं आपको सौंप रहा हूँ। कृपया इस धन का उपयोग गांव की भलाई में करें।
गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए, तालाब खुदवाए जिससे पानी की समस्या दूर हो, बीमार लोगों के इलाज के लिए दवा और अस्पताल की व्यवस्था करें, किसानों के लिए अच्छे बीज और खाद मुहैया कराएं। ये धन मेरा नहीं, इस गांव का है। इसी गांव ने मुझे पाला पोसा है। यह सुनकर राजा विक्रम बहुत खुश हुए। वाह 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 विक्रम, तुमने न केवल मेरा मन जीत लिया बल्कि मेरा हृदय भी जीत लिया। तुमने तो सच में सब कुछ जीत लिया, अपने दान, अपने त्याग, अपने प्रेम और अपनी नेकी से। तुम्हारे जैसा दानवीर और नेक इंसान मुझे आज तक नहीं मिला। सच में तुम महान हो। राजा विक्रम को अपने महल ले गए और कुछ ही दिनों बाद विक्रम का विवाह राजकुमारी चंद्रलेखा से धूमधाम से संपन्न हो गया। विक्रम राजा बन गया और सुरेश सारा जीवन अपने के पर पछताता रहा कि काश उसने अपने। ऐसी कार्टून स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।